फंडामेंटल राइट एक नोबल कैटेगरी है। ये हमें हमारे एंसेस्टर से मिले हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं ताकि उससे उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज ब्लॉसम हो सके। इन्हें नेचुरल राइट्स भी कहा गया है। ये प्रत्येक व्यक्ति में इनहेरिएंट होती है। स्टेट ये किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकती है। यदि किसी व्यक्ति को स्टेट या समाज में रहना हो तो उसकी कुछ पावर्स उसे लेजिस्लेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी को देनी पड़ती है ताकि वो उसके लिए काम कर सके। लेकिन बॉडीज उस पावर का गलत इस्तेमाल न करे, इसलिए फंडामेंटल राइट्स का होना जरूरी है। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स लिखे गए। उस चैप्टर को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स जब लिखे जा रहे थे तो वर्ल्ड वाइड जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट्स थे उसके बिहाफ पर उसे लिखा गया। इसमें वे राइट्स दिए गए हैं जो कि एक फ्री सोसाइटी को मिलने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट इसलिए लिखे गए ताकि प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप हो सके और उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। सोशल लिबर्टीज जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, स्टेट अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो ऐसी डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है। हमारे फंडामेंटल राइट्स का बेस कई सारी कंट्रीज से लिया गया है, जैसे यूके, यूएस, फ्रांस। सबसे मेन जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो यह है: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और बाकी सारे राइट्स जो होते हैं वो इन 6 के अंडर कवर किए जाते हैं। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस की बात कही। फंडामेंटल राइट कोई भी स्टेट अपने सिटीजन को गिफ्ट में नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 यह नहीं कहता कि ये राइट आपको दिए गए हैं, बल्कि यह कहता है कि ये राइट आपके लिए हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल को कुछ बेसिक राइट नेचर द्वारा मिले होते हैं, फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हो या ना लिखे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है। कास्ट, रिलीजन, जेंडर के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर उसके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं तो उसे ही कोर्ट में जाकर केस फाइल करना होगा। उसके बिहाफ पर कोई और जाकर भी केस फाइल कर सकता है। उसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। कई बार कोर्ट ने भी मीडिया न्यूज के बेसिस पर सुओ मोटो एक्शन लिया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नोलीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन: प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और जीने के अधिकार से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट लॉ में दिए गए प्रोविजन और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो। ये फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति, सिटीजन, फॉरेनर जो कि इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये राइट केवल इंडियन सिटीजन को ही है, ये राइट उनके लिए भी होगा जो फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं। आर्टिकल 21 हमें 2 राइट देता है, पहला राइट टू लाइफ, दूसरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट राइट आर्टिकल 21 को माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
कि आर्टिकल 21 हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि व्यक्ति का जीवन और जीवन जीने के अधिकार से उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, और ये राइट हम केवल स्टेट से ले सकते हैं। स्टेट यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, लेजिस्लेचर और अदर गवर्नमेंट बॉडीज। ये राइट हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि ये राइट कोई प्राइवेट इंडिविजुअल दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल को एनक्रोच करता है तो उसका रेमेडी आर्टिकल 226 और अदर लॉ जैसे आईपीसी से क्लेम किया जा सकता है। राइट टू लाइफ का मतलब केवल जिंदा रहने से नहीं, एक मीनिंगफुल और डिग्निटी से रहने का है। ऐसा नहीं है कि स्टेट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आपसे कभी भी छीन सकता है। ऐसा वो तभी कर सकता है जब लॉ में दिए गए प्रोविजन और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो। ऐसा हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 को हमारी इंडियन जुडिशरी ने कैसे इंटरप्रेट किया है। इंडियन जुडिशरी ने कहा कि आर्टिकल 21 का स्कोप नैरो और रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, काफी ज्यादा वाइड है। जैसे जैसे जजमेंट आते गए वैसे वैसे इसका स्कोप बढ़ता चला गया। AK गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी से ही क्लेम कर सकते हो, लेजिस्लेटिव बॉडी से नहीं। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ साथ लेजिस्लेटिव बॉडी से भी क्लेम कर सकते हो। इसे आसान शब्दों में समझें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन और जीवन जीने के अधिकार से उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेटिव बॉडी तभी ऐसा कर सकती है जब लॉ में दिए गए प्रोविजन और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो। ऐसा हम डेफिनेशन में जान चुके हैं। अगर कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देती है तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस थ्योरी पे काम करती है। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने प्रीवियस जजमेंट को ध्यान में रखकर एक राइट्स की लिस्ट बनाई कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से राइट्स कवर होंगे, और इनमें से कुछ पर आज हम बात करेंगे। राइट टू प्रिवेसी, खड़क सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें अपेक्स कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना। राइट टू प्राइवेसी के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। राइट टू गो अब्रॉड, सतवंत सिंह वर्सेस एपी और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू गो अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट। इसे पर्सन क्लेम कर सकता है। यदि आपको कोई अब्रॉड जाने से रोक रहा है तो आप उसे कह सकते हैं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। राइट टू शेल्टर, यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कॉप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में अपेक्स कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसके सर पर छत हो। राइट टू रेसिडेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एंड राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, इन दोनों को मिलाकर राइट टू शेल्टर को एक्सप्लेन किया गया। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में अपेक्स कोर्ट ने कहा कि यदि हम जब तक किसी प्रिजनर या पर्सन को पनिशमेंट नहीं देते हैं तब तक जेल अथॉरिटीज के पास पावर नहीं है कि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दे। अगर वो ऐसा कर देती है तो वो उसके आर्टिकल 21 के राइट को वायलेट करती है। राइट टू रेप्यूटेशन, श्रीमती किरण बेदी वर्सेस कमिटी ऑफ इंक्वायरी। इसमें पिटिशनर ने कोर्ट से कहा कि सम्मान से जीना मेरा अधिकार है, तो वो मुझे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा हाँ,
आप सही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि राइट टू रेपुटेशन को राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया जाए और राइट टू रेपुटेशन को फंडामेंटल राइट भी बनाया जाए। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में अपेक्स कोर्ट कहती है कि फैटल हैंडकफिंग एक बहुत ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर है प्रिजनर्स और अक्यूज के साथ। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप उसके आर्टिकल 21 के राइट को वायलेट करते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुभाष चंद्र बोस में अपेक्स कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ के साथ साथ उसे जीने के लिए जो मीन्स चाहिए वो उसे प्रोवाइड कराने होंगे। अगर मीन्स नहीं मिलेंगे तो राइट टू लाइफ के राइट का कोई मतलब ही नहीं है। राइट टू लाइफ में सोशो इकोनॉमिक राइट को एक बेसिक एस्पिरेशन माना। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली को राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। राइट अगेंस्ट डिलेड एक्विजिशन, टीवी वतीस्वरनम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में अपेक्स कोर्ट कहती है कि अगर किसी प्रिजनर को या अक्यूज को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है तो उसे 2 साल में एग्जीक्यूट करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी पनिशमेंट चेंज होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, फिर चाहे डिले भले अक्यूज की तरफ से ही क्यों ना हो। राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में अपेक्स कोर्ट ने कहा कि यदि वर्किंग वुमेन के साथ उसके वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो उसके राइट ऑफ जेंडर इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक इस पर कोई लॉ नहीं आ जाता तब तक हम गाइडलाइन बनाते हैं कि अगर किसी वुमन के साथ उसकी वर्क प्लेस पर जेंडर इनइक्वालिटी या सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन क्लेम कर सकती है इस गाइडलाइन के अंदर। फिर एक एक्ट पास हुआ 2013 में, द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, लक्ष्मा देवी वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यदि हम किसी को डेथ सेंटेंस देते हैं तो ये नहीं होगा कि उसे पब्लिक प्लेस पर फांसी दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी डिग्निटी का हनन होगा और वो आर्टिकल 21 के राइट को वायलेट करेगा। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल जिंदा रहने से नहीं, एक मीनिंगफुल और डिग्निटी के साथ जीने से है। ये जीना भी कोई जीना है यारों। राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, सुभाष कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये एक फंडामेंटल राइट है कि हर व्यक्ति को पॉल्यूशन फ्री एयर मिले। राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड करता है। उन्नी कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में सुप्रीम कोर्ट एक एज लिमिट फिक्स करती है जिसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। 6 से 14 साल के बच्चे ये फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं। फिर एक एक्ट बनाया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात में कोर्ट कहता है कि अक्यूज के पास ही केवल ये राइट नहीं, फ्री और फेयर ट्रायल, विक्टिम के पास भी ये राइट है और उसकी फैमिली को भी ये राइट दिया जाता है। अब ये तो बात हो गई स्कोप की, जिसमें आर्टिकल 21 हमें यह देता है कि सम्मान से कैसे जिया जाए। अब जीवन हमारा डिग्निटी के साथ कैसे जीना है वो डिसीजन हमारा, तो क्या इसे खत्म करने का अधिकार भी हमारे पास है? क्या जीवन हम हमारा खत्म कर सकते हैं? ऐसा अधिकार है?
इस पर हमारा लॉ क्या कहता है, आइए उस पर एक झलक डालते हैं। राइट टू लाइफ एंड सुसाइड, आईपीसी का सेक्शन 309 यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन है। अब मुझे बताओ कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो वो पहले से ही स्ट्रेस या किसी दबाव में होगा या उसे कोई मेंटल प्रेशर होगा तभी वो ऐसा कर रहा है ना। तो इस पर हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो उसे पनिशमेंट की नहीं, मेडिकल हेल्प की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर एक एक्ट पास हुआ, दी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007। इसमें कहा कि कोई व्यक्ति अगर मेंटली इल है तो उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसी के साथ साथ एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी। आईपीसी का सेक्शन 309 की पनिशमेंट को हटा दिया है और कहा कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट करता है तो यह माना जाएगा कि वो स्ट्रेस में ऐसा कर रहा है और उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ऐसा तब तक होगा जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उसने स्ट्रेस के अलावा किसी और रीजन से सुसाइड का अटेम्प्ट किया। अब हम कोई काम करने जाते हैं तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में बोलते हैं। तो इसमें भी यही हुआ, कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में बात कही, कुछ लोगों ने इसके फेवर में बात कही। अब इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट आए उस पर हम देखते हैं। इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति के जीवन का पूर्ण अधिकार उसके पास नहीं होता है, उसकी समाज के प्रति और उसके परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उसकी परिवार को भुगतना पड़ता है। और आपने सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है तो अबेटमेंट टू सुसाइड यानी सुसाइड के लिए उकसाने को भी डिक्रिमिनलाइज करना होगा। तो इसके जवाब में यह आया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड में अमेंडमेंट लाकर ऐसे लीगल प्रोविजन बनाए जाएं जो अबेटमेंट टू सुसाइड को कवर करें। अब इसके फेवर में क्या बातें हुई, आइए उसे जानते हैं। ये एक इकलौता ऐसा केस है जिसमें अटेम्प्ट टू क्राइम का ही पनिशमेंट है। क्राइम होने के बाद उसमें पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। दोगे भी किसे, इंसान बचा ही नहीं। तो यदि कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है तो वो ऐसा डिप्रेशन में आकर या किसी स्ट्रेस के कारण ही कर रहा होगा, तो उसे काउंसलिंग या मेडिकल हेल्प की जरूरत है, जेल या स्ट्रिक्ट वार्डन की नहीं। अटेम्प्ट टू सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें मरने की परमिशन मिल गई हो। अब कुछ लोग इस पर इच्छा मृत्यु की बात करते हैं। आइए देखते हैं इस पर क्या लॉ है इंडिया में। यूथेनेसिया इन इंडिया, यूथेनेसिया के लिए अभी तक इंडिया में कोई लॉ नहीं बना है। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारी इंडियन पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बनाती है तब तक इसी जजमेंट को लॉ माना जाएगा। 2018 में पैसिव यूथेनेसिया को लीगलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अगर कोई पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है तो उसे विड्रॉ करके उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। कोर्ट ने एक्टिव यूथेनेसिया को रिजेक्ट किया और कहा कि डॉक्टर कोई इंजेक्शन या मेडिसिन देकर मृत्यु नहीं दे सकते हैं। एक्टिव यूथेनेसिया इलीगल है इंडिया में और पैसिव यूथेनेसिया के लिए भी काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। सारे डिस्कशन को समअप करके ये देखा जा सकता है कि आर्टिकल 21 का स्कोप काफी ज्यादा वाइड है। शुरुआत से AK गोपालन केस से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे एस्पेक्ट को आर्टिकल 21 के एम्बिट में लिया है। हमें सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में उन्होंने काफी सारे एम्बिट को कवर किया और
काफी पॉजिटिव जजमेंट दिए। धन्यवाद।